हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। ये चैप्टर रहेगा हमारा व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हों, चाहे वो शॉर्ट हो, 1 नंबर के हो या फिर लॉन्ग जो कि 5 नंबर के आते हैं, उन सभी को मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो इनके नोट्स जरूर प्रिपेयर करना, एटलीस्ट क्वेश्चंस तो जरूर लिखना। अगर इन क्वेश्चंस को आप करोगे तो डेफिनेटली इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपका पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा 1 मार्क के क्वेश्चन, जो कि आपके एमसीक्यू टाइप में भी आ सकता है। क्लियर? तो जैसे कि पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु लेड द मिलिट्री कूप इन द पाकिस्तान इन अक्टूबर 1999। 1999 में कि मिलिट्री कूप पाकिस्तान के अंदर जो हुआ था अक्टूबर के महीने में, वो किसने करवाया था? तो इसका आंसर है जनरल परवेज मुशर्रफ के द्वारा ये करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, हु शुड हैव द अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग पावर इन अ डेमोक्रेसी, कि वो कौन ऐसा है जिसके पास अल्टीमेट डिसीजन होना चाहिए, मतलब लास्ट डिसीजन लेने की पावर होना चाहिए। तो हमने पढ़ा था कि ऐसा केवल वही हो सकता है जो रिप्रेजेंटेटिव हो, जो और वो जनता के द्वारा चुना गया हो। सबसे जरूरी चीज ये होती है कि वो जनता का रिप्रेजेंटेटिव हो, जनता ने जिसको चुना हो वही हो। अगला क्वेश्चन है, फ्रॉम द वेयर द टर्म डेमोक्रेसी केम फ्रॉम, कि डेमोक्रेसी का जो ये वर्ड है वो कहां से आया है? तो इसका आंसर है लैटिन। लैटिन से डेमोक्रेसी का वर्ड आया है। अगला क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी डजेंट हैव द राइट टू वोट इन द सऊदी अरेबिया, कि कौन सी ऐसी सेक्शन है सोसाइटी के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, जिनको वोटिंग का राइट नहीं था? तो वो आंसर है फीमेल। वहां की औरतों को वोटिंग का राइट नहीं था 2015 से पहले। 2015 के बाद औरतों को वोटिंग का राइट दे दिया गया है सऊदी अरेबिया के अंदर। अगला क्वेश्चन, राइट एनी वन डेमोक्रेटिक वर्क, कोई भी एक डेमोक्रेटिक वर्क लिखिए। तो कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो सकता है और एग्री और डिसएग्री एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है कि हम लोग मिलकर कोई एक डिसीजन ले रहे हैं या किसी चीज पे हम एग्री हो रहे हैं या फिर हम डिसएग्री हो रहे हैं, तो ये डेमोक्रेटिक वर्क है। अगला क्वेश्चन, राइट एनी वन अनडेमोक्रेटिक वर्क, कोई अनडेमोक्रेटिक वर्क लिखिए। जैसे कि टेकिंग यूनिलैटरल डिसीजन, कि जो मुझे ठीक लग रहा है मैं वही ले रहा हूँ, सही वगैरह छोड़ो, जो मुझे ठीक लग रहा है मैं वो ले रहा हूँ, ये है। एंगिश ओवर डिसएग्रीमेंट, मतलब कोई भी फैसला लिया गया उस पे फिर वो क्या कहते हैं, उसको बदलना, उसको चेंज करने की कोशिश करना, ये। अगला क्वेश्चन, नेम द लीडर हु ट्राई टू ब्रिंग डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, वो कौन लीडर है जिसने, हिटलर है, इसका आंसर तो सभी को पता होगा। क्वेश्चन 8, हु सेड डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, इनको कौन ही ना जानता हो, अब्राहम लिंकन, बहुत ही फेमस बंदे थे। इनकी बायोग्राफी आप जरूर पढ़ना, इनके बारे में एक बार जरूर पढ़ना, कितने महान बंदे थे। अगला आता है लॉन्ग में 3 और 5 क्वेश्चन के। पहला क्वेश्चन है कि वाई इलेक्शन इन मेक्सिको वर नॉट कॉल्ड डेमोक्रेटिक इवन दे विल हैड रेगुलर इंटरवल इलेक्शन फॉर 6 ईयर, कि हम मैक्सिको को डेमोक्रेटिक क्यों नहीं कह सकते? इवन वहां पे तो इलेक्शंस भी होते थे हर 6 साल पे, समय समय पे होता था। तो उसका रीजन ये है कि जो वहां की पॉलिटिकल पार्टी है पीआरआई, वो डर्टी ट्रिक्स का यूज करती थी चुनाव जीतने के लिए, इलेक्शंस को जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स का यूज करती थी। पीपल जो वहां के थे उनको फोर्स किया जाता था कि वो पीआरआई पार्टी को वोट करें, जबरदस्ती करवाई जाती। तो अगला, पीआरआई जो कैंडिडेट है वो बहुत ज्यादा पैसा वोट्स को इन्फ्लुएंस करने में खर्च कर देते थे। इन्फ्लुएंस कैसे करते थे? पैसा दे देते थे कि भाई पैसा ले लो, मुझे वोट दे देना, खिला देते थे। इस तरीके से वो चीजों को इन्फ्लुएंस करते थे और अपने पार्टी के फेवर में वोट डलवाते थे, जो कि गलत था। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि भाई गलत है ये, हम उसे डेमोक्रेटिक नहीं कर सकते भले इलेक्शंस हो रहे हैं वहां पे। कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है आपको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, ये लॉन्ग में पूछा जा सकता है, यानी 5 नंबर के, तो आप ऐसे लिख देना। इस तरीके से आप डायग्राम बना के लिख दोगे तो अच्छी बात है। टाइम नहीं है, आप कच्चे हो थोड़ा डायग्राम वगैरह बनाने में, आपको लगता है टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, तो आप सिंपल पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। तो सबसे पहला आता है, डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट बी द दोज पीपल इलेक्टेड बाय द पीपल, कि फैसला वही ले जो जनता के द्वारा इलेक्ट हो। जनता ने अगर इसे अपना किंग चुना है तो फैसला यही ले, कोई सेकंड पर्सन फैसले ना ले। दूसरा,
मस्ट बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, जो इलेक्शन हो वो फ्री और फेयर हो। फ्री का मतलब अगर मैं भी पार्टिसिपेट करना चाहता हूं तो मैं भी कर सकता हूँ, एटलीस्ट लिमिट्स तो होगी कि आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, वो है, मतलब कोई भी कर सकता है। फेयर का मतलब कि इलेक्शंस में चीटिंग ना हो, पता चले बाकी इलेक्शन में पार्टीज खड़ी हैं और चीटिंग हो गई, जीत कोई और गया, ऐसा ना हो जैसे पीआरई करती थी, ऐसा ना हो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सभी को वोटिंग का राइट हो, जैसे अपने देश के अंदर क्या इंडिया के अंदर वोटिंग का राइट है, अगर आप 18 हो, आपकी उम्र 18 साल की है तो आपको वोटिंग का अधिकार मिल जाएगा। अगर वोटर आईडी आप लोगों ने नहीं बनाया तो आप बना सकते हो, वैसे आप 18 के तो हो गए नहीं अभी, कोई बड़ा भाई होगा बड़ी बहन होगा तो आप उनको बोल सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन लॉज एंड सिटीजन राइट, कि जो गवर्नमेंट है जस्ट बिकॉज जनता ने उसको चुना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ भी करेगी, उसको भी एक लिमिट में रहकर काम करना पड़ेगा। वो लिमिट कौन तय करेगा? हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हमारा देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने गवर्नमेंट की उसकी लिमिट बता रखी है कि भाई आपकी लिमिट इतनी है, आपकी पावर्स इतनी है, आप इसी दायरे में रह के, इसी लिमिट में रह के अपनी पावर्स का यूज करो। अगला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लैटिन ओरिजिन, वही जो 1 नंबर का पढ़ा था ये 3 नंबर में पूछ ले। तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से है, जो कि हमने पढ़ा था 1 नंबर में, इसे लैटिन में डेमोक्रातिया के नाम से जाना जाता है, जहां पे डेमोस का मतलब पीपल होते हैं और क्रातिया का मतलब होता है रूल। इसका मतलब रूल ऑफ पीपल, जनता का शासन, वही जनता जिसे चुने रूल वही करे। सो इसलिए हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पीपल इलेक्ट देयर ओन रूलर, कि इस वजह से हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी गवर्नमेंट फॉर्म करने का एक ऐसा तरीका होता है जहाँ पे जो जनता होती है, लोग होते हैं, वही इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं अपने रूलर को जो उनपे शासन करेगा। अब देखो यहाँ पे एक, यहाँ पे ये जो चीज दी गई है वो भी सेम चीज को डिफाइन कर रही है, पर इसमें पता है फर्क क्या है? इसमें फर्क है राइटिंग का, रिप्रेजेंटेशन का, कि किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया आंसर। तो आप दोनों को पढ़ोगे तो आंसर सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है, पर यहाँ पे रिप्रेजेंट करने का तरीका कितना बड़ा रोल प्ले करता है। क्लियर? तो इस तरीके से जैसे अगर 3 नंबर में आता है तो आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करो A B C, तो ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। आप लोग अगर इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, आपने लिखा पूरा सही है पर पॉइंट्स में आपके नंबर कट जाएंगे, नंबर कम मिलेंगे आपको। अगला क्वेश्चन, लिस्ट फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अनडेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अनडेमोक्रेटिक फॉर्म में जो गवर्नमेंट होती है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। पहला कैरेक्टरिस्टिक तो यही है कि जो डिसीजन मेकिंग की जो पावर होती है वो केवल किसी एक के पास होती है या कुछ लोगों के पास ही रहती है। बहुत कुछ ही लोग होते हैं जिनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होती है और वो भी जनता के द्वारा इलेक्ट नहीं होते। इलेक्शन अपसेंट रहती है और फेयर नहीं होते, अलग इलेक्शंस हो भी रहे तो गड़बड़ तरीके से होते हैं या फिर इलेक्शंस होते ही नहीं है। नो प्लेस फॉर अपोजिशन, अपोजिशन के लिए कोई जगह नहीं होता। कहने का मतलब अगर आप गवर्नमेंट को विरोध करोगे तो वो अपने आप क्रिटिसाइज नहीं होने देते, उनको बैन कर देते हैं, उन लोगों को जेल में डाल देते हैं। कर्ब ऑन पीपल्स राइट, यानी पीपल्स के जो राइट है उसको कम करने की पूरी कोशिश की जाती है। अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में आपको राइट दिया नहीं जाता, बल्कि जो राइट दिया गया उसको भी छीनने की पूरी कोशिश की जाती है। सेंसरशिप होती है कि यानी जो मीडिया है वो कुछ भी छाप नहीं सकती। गवर्नमेंट के खिलाफ अगर बोले कि भाई तुमने यहाँ पे काम तुमने गलत किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो नहीं है। कुछ भी बोलो गवर्नमेंट के लिए तो पहले उनसे ही परमिशन लेके आओ कि तुम मेरे लिए बोलने जाओ तो पहले मुझसे परमिशन लो। अब परमिशन लेनी जाएगी जब मीडिया, तो क्या गवर्नमेंट बोलेगी मेरे खिलाफ गलत बोलो? तो यही है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पे। डेमोक्रेसी आपको क्यों अच्छी लगती है? इसके लिए आर्ग्यूमेंट दो सपोर्ट में। पहली चीज, ये अकाउंटेबल होती है सिटीजन्स के लिए, मतलब सिटीजन इस ये जो फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इस पे रिलाय हो सकते हैं। अगला होता है ये डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इस डेमोक्रेसी के अंदर मल्टीपल टाइम्स चीजों को सुना जाता है, उस पर चर्चा होती है, डिस्कशन होता है, तो हम कह सकते हैं जो भी डिसीजन निकलता है वो A1 क्वालिटी का होता है। इस वजह से इट्स प्रोवाइड द मैटर टू डील विद द डिफरेंसेस, किसी भी सोसाइटी के अंदर डाइवर्सिटी तो होती है, इंडिया जैसे देश में तो कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो
डेमोक्रेसी ही वो तरीका है जिससे डाइवर्सिटी को डील किया जाता है, क्योंकि डाइवर्सिटी है तो कन्फ्लिक्ट भी होगा। इसी वजह से डील करने के लिए डेमोक्रेसी एक सबसे बढ़िया तरीका है जो इस डाइवर्सिटी को डील करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एनहांस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स, जो सिटीजन्स है उनकी डिग्निटी को इम्प्रूव करता है, उनकी गरिमा को इम्प्रूव करता है, उनकी वैल्यू को बढ़ाता है। कैसे? उनको राइट्स देकर। जहां पे अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या करता था कि जो राइट्स दिए उनको भी छीनने की कोशिश करता है, पर वहीं डेमोक्रेसी जो राइट्स मिले हैं उसमें और ऐड करने की कोशिश करता है ताकि जो सिटीजन्स है उनकी डिग्निटी इंप्रूव हो सके। इट अलाउज द सिटीजन टू करेक्ट देयर ओन मिस्टेक, कि सिटीजन को ये मौका देता है कि वो अपने फैसले को करेक्ट कर सके। जैसे उन्होंने फैसला ले लिया इसको चुनने का, ये जो चुन के आ गया, 5 साल तक काम किया पर इसने काम अच्छा नहीं किया, जनता इससे खुश नहीं है, तो सिटीजन से ये गलती हो गई ना कि इसको चुन के उन्होंने गलत किया, नेक्स्ट टाइम वो किसी और को चुन लेंगे। अगर फिर से ऐसा होता तो फिर से किसी और को चुन सकते हैं। तो इसका मतलब ये कि जनता के पास ये चांस रहता है कि वो अपनी मिस्टेक को दोबारा से उसे ठीक कर सकते हैं। अब क्यों डेमोक्रेसी आपको खराब लगती है? नेगेटिव पॉइंट्स बताओ। पहले तो इंस्टेबिलिटी होता है क्योंकि लीडर चेंज होते रहते हैं। ये बात सही सच है भाई, सच तो वैसे सारी ही बात है पर ये ज्यादा है कि लीडर चेंज होते रहते हैं। 5 साल जो इलेक्शंस में, फॉर एग्जांपल अगर 500 लोगों ने इलेक्शंस लड़ा है तो इसमें से ना 200 लोग ऐसे होंगे जो लास्ट टाइम वाले होंगे, 300 लोग नए आ जाएंगे, इस तरीके से। तो इस इंस्टेबिलिटी की बात की जा रही है कि लीडर चेंज होते रहते हैं। डिले होता है, इतना ज्यादा कंसल्टेंसी की जाती है, इतना ज्यादा विचार कर लिया जाता है कि चीजें लेट होने लग जाती है। लोग इतना ज्यादा डिस्कशन करने लगते हैं, जो फैसला आज लेना चाहिए वो होता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो ये डिले हो जाता है। कहता है कि सम टाइम इट लेड टू बैड डिसीजन, कि कभी कभी जो फैसला इतना डिस्कस करने के बाद भी लिया जाता है वो भी गलत हो जाता है। अगला, इट इनकरेज करप्शन बेस्ड ऑन द इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन के दौरान करप्शन बहुत होता है और ये करप्शन कहीं ना कहीं करप्शन को इंक्रीज करता है, इंकरेज करता है कि और करप्शन हो, तो ये प्रॉब्लम होता है। अगला, कंपटीशन होता है पावर प्ले का, स्कोप नहीं है मोरालिटी के लिए। कंपटीशन पावर प्ले का है, जिसके पास ज्यादा पैसे, जिसके पास ज्यादा दबदबा वही जीतेगा। मोरालिटी की कोई जगह ही नहीं है, इंसानियत की कोई जगह नहीं। इवन मैं आपको जब एक चैप्टर पढ़ाया था आर्गुमेंट्स में मैंने बताया था कि शहरों में तो चलो तो भी ठीक है, थोड़ा बहुत मोरालिटी दिखा देते हैं, पर गांव के इलाकों में मोरालिटी जरा सा भी नहीं दिखती, लोगों को मरवा डालते हैं। इवन शहरों में भी ऐसा इंसिडेंट्स देखने को मिल सकते हैं आपको, कि डरा देते हैं, धमका देते हैं कि भाई इलेक्शन में खड़े हो गए तो गर्दन बचेगी नहीं तुम्हारी। इस तरीके से डरा धमका दिए। इस वजह से कोई नॉर्मल जो इंसान है जिसके पास पावर नहीं है वो आता ही नहीं है इलेक्शंस में। ये क्वेश्चन जो आपको होमवर्क में करना ही करना है, इस क्वेश्चन को बुक से भी आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन है, कैन पाकिस्तान बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री आफ्टर जनरल परवेज मुशर्रफ इशूड द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर? क्या हम पाकिस्तान को एक डेमोक्रेटिक कंट्री कह सकते हैं जब से जनरल परवेज मुशर्रफ ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर किया था? तो वैसे तो आप बुक से पढ़ लेना, पर थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे देता हूँ क्योंकि आप यहाँ तक देखे हो। तो नहीं, नहीं कह सकते, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि डिसीजंस वो ले जिसको जनता ने चुना हो, पीपल ने जिसको चुना हो वही फैसले ले। पर इस लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के जरिए ये पावर जनता के चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स के पास छीन कर ऐसे लोगों को दे दी जाती है जो जनता के द्वारा चुने गए नहीं थे। मतलब फैसले लेना चाहिए इसको, पर इस ऑर्डर के जरिए फैसले ये लोग ले रहे हैं और ये ऐसे लोग हैं जो जनता के द्वारा चुने नहीं गए। तो ये था कुछ इसका आंसर का समरी। वीडियो कैसी लगी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको समझ में आए हैं नहीं आए, कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और इनके नोट्स आपने प्रिपेयर करना ही करना है। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट विशेस, ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लो, आपका टेस्ट हो या एग्जाम हो आपका बहुत अच्छा जाए और इन्हीं में से सारे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।